हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी एग्जाम ट्रिक्स में। आज हम चर्चा करेंगे पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक पूरा देखना और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। तो आगे देखते हैं इसमें प्रस्तर युग। प्रस्तर युग में समझते हैं। तो देखिए, प्रस्तर को पत्थर और पाषाण भी कहते हैं। पत्थर और पाषाण भी कहते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से मिल सकता है कि पाषाण काल या पत्थर का युग या प्रस्तर युग, ये तीनों एक ही चीज़ होती हैं और एक किससे संबंधित है? आदि मानव से संबंधित है। तो समझिए इस बात को कि प्रागैतिहासिक काल वह काल है, जो प्रागैतिहासिक काल है वो प्रस्तर युग ही है। ठीक है, तो समझिए इसको। वह काल है जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। इस काल के इतिहास की जानकारी मुख्यतः पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। मनुष्य के विकास के आधार पर मानव सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया है, विभक्त किया गया है। तो इसमें जो प्रागैतिहासिक काल होता है उसकी कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं होती है, कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। तो ये जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनसे ही प्राप्त होता है इसकी जानकारी। ठीक है, तो इसमें जो दो भागों में विभक्त किया गया है, तो एक है इसमें पाषाण युग, दूसरा कौन सा है? धातु युग। एक है पाषाण, दूसरा है धातु युग। तो समझिए इसमें इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का उद्भव एवं विकास प्रतिनूतन काल में हुआ है। प्रतिनूतन काल में हुआ है। इस युग को 3 कालों में विभाजित किया जाता है। समझिए कौन कौन से काल में विभाजित किया गया है, कौन कौन से काल में विभाजित किया गया है। तो समझिए इसमें कौन से हैं। पहला है पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। दूसरा है मध्यपाषाण काल। तीसरा है नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। आखेटक क्या होता है? शिकार पर आधारित। आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। और जो मध्यपाषाण हो आया तो उसमें थोड़ा विकास हुआ पुरापाषाण काल में, तो आखेटक एवं पशुपालक हो गया। और जो नवपाषाण आया तो उसमें थोड़ा मध्यपाषाण से थोड़ा विकास हुआ, तो उसमें क्या हो गया है? खाद्य उत्पादक। मतलब उन्होंने खाने पीने की सामग्री खुद उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया। आगे देखिए इसमें पुरापाषाण काल में पुरापाषाण युग के बारे में इसमें समझते हैं। तो इसे तीन उपभाग में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से? निम्न पुरापाषाण काल, जो कितना था? जो 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक निम्न पुरापाषाण काल था। इस काल में मानव जीवन अस्थिर था। इस काल में मानव जीवन अस्थिर था, मतलब स्थिर नहीं था, कोई एक स्थिर जगह नहीं थी, मतलब घूमा फिरी करते रहते थे ये लोग। इसी काल में अग्नि का आविष्कार हुआ। किसका आविष्कार हुआ? अग्नि का। तो क्वेश्चन आता है सीधा कि अग्नि का आविष्कार कब हुआ? तो पुरापाषाण काल में हुआ। ठीक है, मानव समूह में शिकार कर अपना भोजन संग्रह करता था। समूह आपने पहले देखा होगा मूवी वगैरह में, तो जो समूह में शिकार करते थे लोग, वही पूरा प्रोसेस था इसमें पुरापाषाण काल में, पुरापाषाण काल के निम्न पुरापाषाण काल में। तो इनके मुख्य औजार क्या थे? तो कुल्हाड़ी थे, कुल्हाड़ी, हस्तकुठार और विदारणी और खंडक, इनके चॉपर वगैरह, हैंड एक्स। तो ये क्या थे इनके मुख्य औजार थे। ठीक है, अब निम्न पुरापाषाण काल के जो स्थल हैं इनमें कौन कौन है? तो समझिए इसमें कौन कौन से स्थल हैं। एक तो है इसमें कश्मीर, फिर थार मतलब कहाँ पर? राजस्थान में। बेलन घाटी मिर्ज़ापुर में। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में। सोहन नदी घाटी पंजाब पाकिस्तान में। अब आते हैं मध्य पुरापाषाण काल में। मध्य पुरापाषाण काल में 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक था। इसमें क्या है? अग्नि का प्रयोग व्यापक पैमाने पर किया गया। अग्नि की खोज निम्न पाषाण काल में हो चुकी थी, निम्न पुरापाषाण काल में हो चुकी थी। तो इसमें जो मध्य पुरापाषाण काल था, तो उसमें अब इसमें व्यापक रूप से अग्नि का प्रयोग किया गया। इस काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। फलक संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक, पत्थर के गोले इस उद्योग का नाम क्या होता है? बटकास्म उद्योग से वस्तुओं का निर्माण हुआ। तो इस काल में पत्थर के गोले से वस्तुओं का निर्माण हुआ। तो इस काल के जो मुख्य औजार क्या थे? फलक, बेदनी, छेदनी एवं खुरचनी। तो इसमें ये औजार थे। आगे देखिए इसके स्थल कौन कौन से थे? तो मिर्ज़ापुर हो गया, नेवासा हो गया, उड़ीसा हो गया, ये इनके स्थल थे। अब नेक्स्ट आता है उच्च पुरापाषाण काल। तो उच्च पुरापाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का था। तो इस काल की 2 विशेषताएं थीं। नए चकमक उद्योग, मतलब
यहाँ से थोड़ा निम्न परापाषाण काल से विकास हुआ, मध्यपाषाण काल आया, मध्यपाषाण काल का विकास होकर उच्च परापाषाण काल आया। तो समझिए बात, तो कुछ ना कुछ उसमें प्रोसेस नई आती रही होगी, नया विकसित रूप स्वरूप मिलता रहा होगा। तो इसमें नए चकमक उद्योग आ गए, आधुनिक मानव का उदय हो गया, जिसे क्या कहते हैं, होमो सेपियंस कहते हैं, आधुनिक मानव का उदय हो गया। ठीक है, इसमें आगे चलकर क्या हुआ देखिए, सबसे पुरानी चित्रकारी के प्रमाण भीमबेटका इसी काल के हैं। भीमबेटका इसी काल के हैं। भीमबेटका कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। तो प्रमुख औजार क्या क्या हैं इसके? फलक हैं, तक्षणी हैं, इसे ब्लेड्स और बरीन्स कहते हैं, सल्क हैं। तो इसके स्थल कौन कौन से थे? तो बीजापुर, इनाम गांव महाराष्ट्र, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, तो इनके ये स्थल थे। तो इसमें अब जो दूसरा आता है, पहला तो था पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल, और फिर कौन सा था? तीन थे, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो अब आया मध्यपाषाण काल। तो मध्यपाषाण काल कब से माना जाता है? तो 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, समझिए। आदमगढ़ मध्य प्रदेश एवं बागोर राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस काल में सूक्ष्म पाषाण फलक का उद्योग था। मुख्य औजार क्या थे इसके? मुख्य औजार पत्थर के बहुत छोटे औजार थे। मतलब यहाँ लोग विकसित हो गए थे थोड़े बहुत, तो यहाँ पे पत्थर के और छोटे, मतलब ये एक बात होती है कि जितना कम विकसित व्यक्ति होता है तो उतना ही भारी चीज़ का प्रयोग करता है, और वो विकसित होता चला जाता है तो उतनी ही हल्की चीज़ का प्रयोग करता है, और बल्कि नुकीली का प्रयोग करता है। औजार के रूप में यह सर्वमान्य कथन होता है कि नुकीली चीज़ का प्रयोग करेगा और हल्की वजन में हल्की चीज़ का प्रयोग करेगा। तो मध्यपाषाण काल में क्या होता है कि पत्थर के छोटे औजार आ गए थे और थोड़े बहुत नुकीले भी थे वो। मध्य प्रदेश प्रमुख स्थल में कौन कौन से थे? आदमगढ़, होशंगाबाद, भीमबेटका भोपाल, बोधौर सिद्धि के पास राजस्थान, बागौर गुजरात, लंगनाज उत्तर प्रदेश, और सराय इसमें बहुत से थे, बिहार के भी थे। नवपाषाण काल देखिए, नवपाषाण काल में क्या है? इस काल में मानव ने खेती करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, इसमें मुख्य औजार क्या थे? तो पॉलिशदार पत्थर के औजार, पॉलिशदार, अब विकसित हो गया व्यक्ति तो पॉलिशदार पत्थर के औजार लाएगा, फिर बनाएगा। तो पत्थर की कुल्हाड़ी भी, हड्डियों के औजार भी बनाए जाने लगे। तो मुख्य औजार थे इनके। तो प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं इसमें? मेहरगढ़ पाकिस्तान, बुर्ज होम गुफकराल, कोइलडिबा महागढ़, चिरांद, सैनोवार, सरुतरु, मारकडोला, ब्रॉन्ज, ऐसे ही बहुत से इसमें स्थान थे। तो अब बात समझिए नवपाषाण काल के बारे में विशिष्ट तथ्य, कि इसमें विशिष्ट तथ्य क्या है। तो मेहरगढ़ पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्र, जो मेहरगढ़ है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में है, से गेहूं व जौ की खेती तथा भेड़ एवं बकरी पालन प्रारंभ करने का साक्ष्य मिला है। तो गेहूं और जौ की खेती का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है इसमें से, मेहरगढ़ का। ठीक है, आगे देखिए इसके बारे में, आगे देखिए। कोलडेवा कहाँ पर है? इलाहाबाद में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से विश्व में चावल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 6000 ईसा पूर्व से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और बात करें बुर्ज होम की, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। बुर्ज होम यानी कि बुर्ज वृक्ष का स्थान, बुर्ज वृक्ष का स्थान कश्मीर, यहाँ गर्तावास। बुर्ज होम कहाँ पर है? कश्मीर में है। यहाँ गर्तावास, गड्ढा घर कहते हैं जिसे। हड्डी के औजार, सूक्ष्म पाषाण का पूर्ण अभाव प्रमुख लक्षण है। यहाँ पर कब्र में मालिकों के शवों के साथ उनके पालतू कुत्तों को दफनाया जाता था। तो बात समझिए, मालिकों के जो शव होते थे उनके पालतू कुत्तों को उनके साथ दफनाया जाता था। ये स्पेशलिटी थी बुर्ज होम की, जो कहाँ पर है? कश्मीर में है। गुफकराल की बात करें तो कुम्हार की गुहा कहते हैं इसे। कुम्हार की गुहा कश्मीर में। यहाँ के लोग पशुपालन व कृषि दोनों करते थे। तो इनमें से इम्पोर्टेंट कौन सा है? बुर्ज होम वाला इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। एक क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्ट आ जाता है, तो बुर्ज होम कहाँ पर था? तो कश्मीर में था। आगे बात करते हैं चिरांद की बात करते हैं। तो चिरांद सारण बिहार में है। यहाँ पर भी हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं, विशेषतः हिरण के सींगों से बने उपकरण। चिरांद से क्या प्राप्त हुआ है? हड्डियों के औजार और हिरण के सींगों से बने उपकरण। सर्वप्रथम इसी काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया। कुत्ता जब पालतू बना था तो कब बनाया गया था? इसी काल में। ठीक है, आगे देखिए। कुंभकारी, ये सबसे पहले इसी काल में मिलती है। कुंभकारी सबसे पहले इसी काल में मिलती है, जिसमें बर्तनों में पॉलिशदार काला मृदभांड, दूसरा मृदभांड और चटाई की छाप वाले मृदभांड प्रमुख है। मृदभांड के बारे में पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था, क्या होते हैं? मिट्टी के बर्तन होते हैं। ठीक है, तो काला मृदभांड यानी कि काले रंग का मृदभांड। ठीक है,
और बात करते हैं पिगली हिल की, तो पिगली हिल कर्नाटक में है। यहाँ के निवासी पशुपालक थे। यहाँ पर राख के ढेर एवं निवास स्थान दोनों मिले हैं। राख के ढेर मिले हैं और निवास स्थान दोनों मिले हैं। तो दोस्तों ये था पूरा प्रस्तर युग के बारे में। जब आप वीडियो 1-2 बार देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो प्राचीन भारत के इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। समझिए बात। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता के विकास का प्राचीनतम काल था। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि सर जॉन मार्शल के निर्देश पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 यानी कि 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवाकर इस सभ्यता पर प्रकाश डाला था। ठीक, जॉन मार्शल के निर्देश पर किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई की थी, इस सभ्यता पर प्रकाश डाला था। तभी से इस सभ्यता का प्रभाव देखने को मिलता है। समझिए बात। सैंधव घाटी सभ्यता प्राग ऐतिहासिक एवं कांस्यकालीन थी। तो जो सैंधव घाटी सभ्यता थी, सैंधव को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, को है। तो सैंधव क्यों कहा जाता है? सैंधव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। और वो जो घाटी उपस्थित है वहाँ पर उसे सैंधव घाटी कहते हैं। तो बात समझिए, सैंधव घाटी सभ्यता प्राग ऐतिहासिक एवं कांस्यकालीन थी, ब्रॉन्ज थी और प्रोटो हिस्टोरिक थी। यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी, तो कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। समझिए, रेडियो कार्बन C14 डेटिंग के अनुसार इस सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। ठीक है। अन्य विद्वानों के द्वारा सैंधव सभ्यता का बताया गया काल अलग अलग है, तो इन्होंने अलग अलग बताया, तो इसको आप उनको, ठीक है। अब सिंधु सभ्यता का काल समझिए कब से कब तक था। तो पूर्ण हड़प्पा काल था। पूर्ण हड़प्पा काल 3500 से, अलग अलग लोगों ने अलग अलग माना है, लेकिन हमें ये चीज़ पर गौर नहीं करना है, इन चीज़ों पर गौर नहीं करना है। तो इनमें जो काम की चीज़ें हैं अपनी, वो अपन याद करेंगे, ठीक है। इनको भी नहीं देखना है। आगे देखिए, इसका देखते हैं विस्तार। इसका देखते हैं विस्तार। देखो, ये है पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ठीक है। पूर्व में कहाँ पर थी? ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता। पूर्व में कहाँ तक थी? उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक फैली हुई थी। पश्चिम में सुतकांगडोर यानी कि पाकिस्तान तक फैली हुई थी, जो लगभग अफगानिस्तान से थोड़ा बहुत मिलता जुलता होगा। और उत्तर में माडा तक फैली हुई थी। माडा कहाँ पर है? कश्मीर में। और दक्षिण में दायमाबाद यानी कि महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। ये इसका क्षेत्र विस्तार था। तो समझिए बात, इसमें सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत एवं पाकिस्तान के लगभग 1500 स्थलों पर, यह समूचा क्षेत्र त्रिभुज के आकार का है। समूचा क्षेत्र, एक सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो त्रिभुज आकार प्रदान करती है। तो इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। तो आपको ध्यान क्या रखना है? 12,99 आप ध्यान रख लेना, तो आपको ये ऐसे ही बने रहेगा यार, ठीक है। तो हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल समझिए कौन कौन से हैं इसमें। तो हड़प्पा, यह है पाकिस्तान के मोंटगोमरी, पाकिस्तान में एक मोंटगोमरी जिला है। मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। अब बात समझिए, बाएं तट और दाएं तट क्या होता है। अगर मान चलिए ये रावी नदी ऐसे आ रही है, तो ये वाला इसका दायां होगा और ये वाला इसका बायां होगा, ठीक है। मतलब इस साइड का दायां और इस साइड का बायां होगा। तो ये क्या बोल रहे हैं इसमें? मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, ठीक है। 1921 में दयाराम साहनी ने इस स्थल की खोज की, जो काफ़ी बार पूछा गया है। 1921 में दयाराम साहनी ने इस स्थल की खोज की। हड़प्पा से स्वस्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से स्वस्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है, जो लगभग सभी लोग जानते होंगे। स्वस्तिक चिन्ह क्या होता है? स्वस्तिक चिन्ह इसे कहते हैं।
यानी कि अपनी भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में इसे सांतिया भी कहते हैं। हड़प्पा में 6 अन्नागार मिले हैं जो ईंटों के बने चबूतरों पर 2 पातों में हैं। तो इनकी लंबाई चौड़ाई तो याद रखना नहीं है, अन्नागार ध्यान रखना कितने मिले हैं, 6 अन्नागार मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। यहाँ जो फर्श है अन्नागार के, तो उनकी दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। इससे पता चलता है कि पहले फसल बोई जाती होगी। ठीक है कि नहीं, आगे समझिए इसमें। अब इसमें सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो कर लेते हैं। पहला देखिए, हड़प्पा ही देख लीजिए। हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी जी हैं। 1921 में उत्खनन हुआ। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। और वर्तमान संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो पंजाब पाकिस्तान का मोंटगोमरी, जो कहाँ पर है? लरकाना जिला में है, सिंध प्रांत में। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए मोहनजोदड़ो राखलादास बनर्जी ने किया था उत्खननकर्ता, और 1922 में उत्खनन हुआ था इसका। सिंधु नदी के किनारे था और इसमें भी वही क्षेत्र मिलता है। और इसका थोड़ा उसमें भारत में भी इसमें क्षेत्र मिलता है, भारत और पाकिस्तान का क्षेत्र मिलता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं तो चाहुंदड़ो की बात करते हैं। चाहुंदड़ो को बस आपको ध्यान क्या रखना है, चाहुंदड़ो में आपको ध्यान रखना है किस नदी के किनारे था? तो सिंधु नदी के किनारे था। ठीक है, आगे बात करते हैं कालीबंगा किस नदी के किनारे था? कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे था। और कालीबंगा के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, तो कहाँ पर है? हनुमानगढ़, राजस्थान। ठीक, आगे बात करते हैं रंगपुर की इसमें ध्यान रखना है, कौन से राज्य में है रंगपुर? गुजरात में है रंगपुर। गुजरात में है रंगपुर। ठीक है, और बात करें लोथल की, लोथल कौन से राज्य में है? गुजरात में है। तो रंगपुर भी गुजरात में हो गया और लोथल भी गुजरात में हो गया। ठीक है, आलमगीरपुर मैंने बता ही दिया है कि उत्तर प्रदेश में है, जो कि मेरठ के अंतर्गत आता है। धौलावीरा की बात करते हैं, धौलावीरा कच्छ गुजरात के अंतर्गत आता है, जो इनमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब समझिए बात। हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं जो कि श्रमिकों के रहने के लिए बने थे। ठीक है, यहाँ से प्राप्त मोहरों पर सबसे अधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का मिला है। इंपॉर्टेंट, एक श्रृंगी पशु का मिला है। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में स्पेशल। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता था, मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो के बारे में समझिए, मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। ठीक है, इसमें आगे बात समझिए। यहाँ एक मोहर मिली है जिस पर पुरुष देवता अंकित हैं, उसके सिर पर 3 सिंह हैं, वह पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं, उनके चारों ओर एक हाथी। ये जानवरों के बारे में पूछा जाता है। एक हाथी, एक बाघ, एक गेंडा, एक भैंसा और 2 हिरन है। क्या क्या है? हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा और 2 हिरन। इसे शिव का प्राचीनतम रूप पशुपति महादेव बताया गया है। ठीक है, यहाँ एक विशाल स्नानागार मिला है जो कि 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। ठीक, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है जो कि 45.71 मीटर लंबी, 15.23 मीटर चौड़ी है। आगे देखिए, एक अन्य मोहर पर कुबड़ वाले बैल की आकृति भी मिली है। ठीक है, इसमें समझिए, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कांसे की नर्तकी सूती वस्त्र के साक्ष्य घोड़े के अस्तित्व के संकेत प्राप्त हुए। तो सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी सूती वस्त्र के साक्ष्य घोड़े के अस्तित्व का भी पता चलता है, यानी कि संकेत मिलते हैं। ठीक, आगे समझिए। इसमें आ जाता है कालीबंगा के बारे में 1-2 चीज़ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि कालीबंगा को क्या कहा जाता है? काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ मतलब अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। ठीक है, जल निकास प्रणाली का अभाव मिलता है। यहाँ पे जल निकास के लिए प्रणाली विकसित नहीं थी, अभाव मिलता है उसका। ठीक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? युगल शब्दान मिलते हैं, मतलब 2 लोगों के सब इकट्ठे गड़े हुए मिलते हैं या जले हुए मिलते हैं, जो भी इसमें ऐसे प्रोसेस होता हुआ। यहाँ के मकान में एक पल्ले वाला दरवाज़ा लगा हुआ है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, लोथल की बात करते हैं तो लोथल को लघु हड़प्पा कहते हैं। लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा कहा जाता है लोथल को। और
यह है हड़प्पा कालीन बंदरगाह था, जो हड़प्पा का टाइम था उस टाइम का बंदरगाह था, बंदरगाह नगर था। ठीक है। और इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। एक चित्रित मृदवंड मिला है जो कि पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। ठीक, इसमें कुछ भी नहीं है इम्पोर्टेंट है। तो चाहुंदड़ों की बात करते हैं। चाहुंदड़ों में सेंधव संस्कृति के बाद झूकर और झांगर संस्कृति विकसित हुई। इसमें ध्यान रख लेना, झांगर संस्कृति विकसित हुई है चाहुंदड़ों से। ठीक है। मन के बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। और इसमें वक्राकार ईंटें, कांस्य की बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं रंगपुर को मैंने बता ही दिया था कि कौन से राज्य में, तो इसमें इम्पोर्टेंट है कौन से राज्य में, तो गुजरात में। धौलावीरा का बताया मैंने। तो हड़प्पा संस्कृति के उत्थान और पतन के साक्ष्य साथ साथ मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के उत्थान और पतन मतलब कब, मतलब हड़प्पा संस्कृति जब उत्थान पर थी और पतन पर थी, तो धौलावीरा ही इसमें बताता है कि कब उत्थान पर थी कब पतन पर थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तथ्य समझिए। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तथ्य समझिए, कौन कौन से तथ्य हैं समझिए। सिंधु सभ्यता में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। यह अनुमानित था कि लोगों को घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन सुरकोटदा में घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। मतलब उन्हें अनुमान, यद्यपि यह अनुमानित है कि लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन सुरकोटदा एक ऐसी जगह थी जहाँ से घोड़ों की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। सेंधववासी लिंग मूर्ति पूजक थे, किंतु आर्य जो थे, इनके बाद जो आर्य आएंगे वैदिक काल में, तो वो प्रकृति पूजक थे। ठीक है। मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो के जो अधिकांश निवासी है भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। सेंधववासी के बर्तन मुख्यतः लाल और गुलाबी रंग के हैं। यहाँ पर संभवतः दास प्रथा का भी प्रचलन था, दास प्रथा भी चलती थी। सेंधववासी पांसे का खेल, नृत्य द्वारा अपना मनोरंजन करते थे। गाय की मूर्ति कहीं से प्राप्त नहीं हुई है, मतलब गाय की जानकारी यहाँ पे नहीं थी। यातायात के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग होता था। टेराकोटा किसे कहते थे, तो टेराकोटा आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते थे। तो समझिए बात इसमें आगे। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में दिलमन, माकन एवं मेहलुआ की जानकारी मिलती है। समझिए बात। सामाजिक जीवन के बारे में, तो हड़प्पा कालीन जो समाज था संभवतः मात्र सत्तात्मक था, जो मात्र देवी की पूजा से स्पष्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे मात्र देवी की पूजा होती थी। यहाँ के लोग शांति प्रिय थे तथा शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। पुरुष एवं महिला दोनों ही आभूषण का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए पांसे का खेल, पशुओं की लड़ाई, नृत्य आदि प्रचलित साधन थे। ठीक है। धार्मिक जीवन में इन पर देखते हैं क्या है, तो हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं प्रचुर मात्रा में मिली हैं, और मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। धार्मिक जीवन में मात्र देवी की उपासना लोकप्रिय थी। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है, जिससे कि पता चलता है कि धरती को उर्वरता की देवी माना जाता था। और बात करते हैं इसमें, तो पशुओं में कुबड़ वाले बैल और पक्षियों में फाख्ता की पूजा होती थी। कुबड़ वाला बैल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वृक्ष पूजा भी प्रचलित थी। सेंधव सभ्यताओं में मंदिर के प्रमाण नहीं मिले। वृक्ष पूजा प्रचलित थी, लेकिन सेंधव सभ्यता में मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था, परंतु कुछ स्थान पर सब को पूर्ण रूप से जलाकर राख को जमीन में दफनाया जाता था। कहीं कहीं पर आंशिक समाधिकरण के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अब राजनीतिक जीवन के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो सेंधव सभ्यता में राजनीतिक संगठन का अस्पष्ट अभाव है। यहाँ पर पुरोहित द्वारा शासन व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि कहीं पर मंदिर नहीं पाया गया। सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का भी अभाव था। हड़प्पाई लोगों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना कि वाणिज्य की ओर था। ठीक है। आगे समझिए इसमें। हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था। आर्थिक जीवन क्या था इनका।
सिंधु वासियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, कृषि एवं उद्योग था। तो कृषि से बात देखते हैं। तो कृषि में क्या है, सिंधु वासी हल से अनभिज्ञ थे, मतलब हल को नहीं जानते थे। वे लकड़ी के कुदालों द्वारा खेती करते थे। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सेंधा वासी कुल 9 फसलों का उत्पादन करते थे, जिनमें गेहूं एवं जौ प्रमुख खाद्यान्न था। गेहूं जौ प्रमुख खाद्यान्न था। बनमाली में बढ़िया किस्म के जौ का साक्ष्य मिला है। अब बात करते हैं, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। नदी तालाबों द्वारा सिंचाई होती थी, लेकिन नहरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं है। दोस्तों बात करते हैं व्यापार की। तो व्यापार में समझिए, वस्त्र उद्योग सेंधव वासियों का प्रमुख उद्योग था, जिसका प्रमुख केंद्र मोहनजोदड़ो था। सेंधव वासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। और इसमें बात करें, चाहुंदड़ो व लोथल से गुड़िया व मनका बनाने का साक्ष्य मिला है। आगे देखें इसमें, तो व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर चलता था। तो समझिए बात क्या होता है वस्तु विनिमय प्रणाली के। ऐसे मान चलिए दो लोग हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो इसके पास क्या नाम, कुछ चावल है। इसके पास क्या है, कुछ चावल है, और इसके पास कुछ गेहूँ है, ठीक है। इसके पास कुछ गेहूँ है। अब इसको क्या करना है, इसको चावल लेना है, और इसको गेहूँ लेना है। या मान के चलिए ये कोई दुकानदार है, इसके पास स्टॉक है सब कुछ, इसके पास सब कुछ स्टॉक में है। लेकिन एक व्यक्ति है, इसके पास चावल अकेले हैं। तो ये चावल ले जाकर इसको दे देता था, और उसको और गेहूँ लेने होते या कुछ और लेना होता था तो इसको वापस कर देता था, ठीक है। तो इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली यही थी, मतलब एक चीज़ दे दी जाती थी और दूसरी चीज़ ले ली जाती थी, ठीक। समझिए आगे। सिंधु वासियों का विदेशी व्यापार इराक, ईरान, बहरीन, मिस्र से होता था। तो विदेशी व्यापार भी था इराक, ईरान, बहरीन और मिस्र से, ठीक है। तो अब समझिए, आयात की जाने वाली वस्तुएं कहाँ कहाँ से मंगाई जाती थी। तो लाज वर्ण मणि कहाँ से, अफगानिस्तान के वत्स कहाँ से मंगाई जाती थी। सोना कोलार कर्नाटक से मंगाया जाता था। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें देखते हैं। तांबा बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तांबा कहाँ से मंगाया जाता था, तांबा खेतड़ी से मंगाया जाता था, राजस्थान से। और संगमरमर राजस्थान से, तांबा भी राजस्थान से, ठीक। आगे देखिए, मोहरें और बांट। सेंधव सभ्यता में मुद्रा का अधिकांश निर्माण सेल खड़ी से होता है। सेल खड़ी के द्वारा नियंत्रित थे, जो कि चैट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। कौन से चैट से। ये बांट तौल में 16 या उसके आवर्तकों में होते थे। जैसे कि 16 आवर्तकों मतलब उसके गुणनखंड में मान सकते हैं, उसके मतलब गुणा करते रहते हैं तो उसमें होते थे, आवर्तक होते हैं 16, 64, 160, 320, 640, ऐसे प्रकार के। ऊपरी मानदंड में दशमलव प्रणाली के प्रयोग होता था। अब तक लगभग 2000 मोहरें सील प्राप्त हुई हैं। कहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता से। अब हड़प्पाई लिपि के बारे में बात करते हैं। तो हड़प्पाई लिपि के बारे में समझिए, मुख्यतः चित्रलेखात्मक थी। यह लिपि गोमूत्रिका पद्धति में भाव चित्रात्मक है, आइडियोग्राफिक है। सीधी बात ध्यान रखना है आपको। तो लिपि कौन सी थी, तो भाव चित्रात्मक डायरेक्ट आता है, भाव चित्रात्मक थी। अब तक इस लिपि में कुल मिलाकर 375 से 400 तक चित्राक्षर प्राप्त हुए हैं। अब तक यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक। सेंधव सभ्यता का अंत कैसे होता है, तो सेंधव सभ्यता का अंत अलग अलग बताते हैं। सेंधव सभ्यता का अंत कैसे होता है, तो भूकंप बताते हैं, डेल्सन, ऐसे अलग अलग बताते हैं। लेकिन देखा जाता है तो मुख्यतः मान क्या है कि बाढ़ आई थी, बाढ़ आती है, उससे है। वो एक मूवी है मोहनजोदड़ो के नाम से, उसमें भी यही दिखाया गया है कि बांध के टूटने से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। तो बात समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता के विशिष्ट तत्व। ज़्यादातर हड़प्पाई सीलें चौकोर हैं। जो हड़प्पा के सीलें हैं वो चौकोर हैं। बनमाली जो हरियाणा में है, मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। आगे समझिए इसमें, रंगपुर में बाजरे की खेती का प्रमाण मिलता है। सिंधु संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर योजना थी, जो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। जो किस पर थी, ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। समझिए, एक बार समझ लीजिए। ऐसे मान के चलो, इस प्रकार की रहती थी। ये कोई गली है पूरी। तो इस प्रकार इसमें ये मकान बने हुए हैं। मतलब मुड़ने के लिए ऐसा
ऐसा इसमें कट नहीं होता था, बल्कि सीधा होता था 90 डिग्री का। इसको ही ग्रिड पद्धति कहते हैं। इस प्रकार मकान बने हुए हैं क्रम बाइज क्रम। और इसमें ऐसा नहीं होता था कि आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मतलब अभी जो हो रहा है कि ऐसा मोड़ दिया, बिल्कुल ऐसा मोड़ दिया, नहीं। तो इसमें बिल्कुल 90 डिग्री का कोण होता था। ठीक। आलमगीरपुर से एक भी मोहर नहीं मिली है। आलमगीरपुर से एक भी मोहर नहीं मिली है। सरस्वती जहाँ बहती थी अब लुप्त है, वह क्षेत्र विनसन कहा कहलाता है। ठीक है। हड़प्पा कालीन नगरों को आयताकार खंडों में बांटा गया है। आयताकार खंडों में बांटा गया है। समझिए आगे। शुद्ध कांगडोर एवं सुरकोटदा समुद्र तटीय नगर थे। सैंधव वासियों के निवास स्थल के अंतर्गत दुर्ग पश्चिम दिशा में व बस्ती पूर्व दिशा में होते थे। दुर्ग जो होते थे पश्चिम दिशा में और बस्ती पूर्व दिशा में होते थे। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर ना खुल के पीछे की ओर खुलती थी। केवल लोथल में दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। समझिए बात। जो घरों के जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे। वो सड़क जो मुख्य सड़क है उसकी ओर नहीं खुलते थे, बल्कि पीछे की ओर खुलते थे। लेकिन लोथल एक ऐसी जगह थी, लोथल एक ऐसा था शहर जिसमें मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। ठीक है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम थे, उनको भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आगे आने वाले पार्ट में हम समझेंगे वैदिक काल के बारे में। थैंक यू दोस्तों।